ट्वेल्थ क्लास के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3, यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें हम यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे और उसकी कॉजेज़ देखेंगे, यूएस का पावर देखेंगे और फिर उसकी अल्टरनेटिव्स देखेंगे या उसको चैलेंजेस जो है वो देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आजकल इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में की जाती है और हर बंदा बोलता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, फर्स्ट सबसे ये इम्पोर्टेंट बात है। बाद में हम इसका देखेंगे आगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या क्वेश्चन बनता है व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आंसर इज द सडन कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991 टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। ठीक है, कि जो कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, उसकी वजह से हर एक बंदा क्या उसको सरप्राइज हो गया कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। अच्छा, वन सुपर पावर सीज्ड टू एग्जिस्ट। जो सोवियत यूनियन था वो खत्म हो गया एग्जिस्ट, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। उसकी एग्जिस्टेंस एज ए सुपर पावर, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। एज ए नेशन या एज ए कंट्री तो वो रहे, लेकिन एज ए सुपर पावर उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। while as the other superpower remained with all its power intact। जबकि एक तो खत्म हो गया, जबकि दूसरा सुपर पावर जो था वो और उसकी तमाम पावर्स के साथ वो एग्जिस्ट कर रहा था, इंटैक्ट कर रहा था, इवन इन्हेंस्ड, बल्कि उसका पावर ज़्यादा हो गया। और हम कहें सुपर पावर से वो सुप्रीम पावर बन गया, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि वो सुपर पावर था पहले, तो अब वो सुप्रीम पावर बन गया। कैसे? वो इस तरह से कि देखो, पहले मान लेते हैं 100 में से हम पैसों की हिसाब या परसेंटेज का हिसाब करें कि 40% पावर जो था वो सोवियत यूनियन के पास था और 60% पावर जो था वो यूएसए के पास था। तो कितने का गैप था? 20 का गैप था। कितने का? तो 20 का गैप था। अब सोवियत यूनियन, इसके पास 40% पावर था या 40 हम जो भी कहें वो था। अब वो 40 का 40 खत्म हो गया, वो 5 पर आ गया या 0 पर आ गया। एज ए सुपर पावर वो 0 पर आ गया। एज ए कंट्री उसका कुछ तो रहा, लेकिन वो एक डिपेंडेंट बन गया एट दैट टाइम ऑन यूएसए फॉर फूड, grains and other things और अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो इसका ये मतलब है अब कितने का गैप बन गया? 0 से लेकर 60 तक या 5 से लेकर 60 तक। पहले 20 का गैप था, अब मान लो कम से कम भी 55 का गैप बन गया। तो इस वजह से उसकी जो अथॉरिटी, उसका पावर, उसका रोब जो था, दबदबा था यूएसए का, वो और बढ़ गया, है ना। वो कम नहीं हुआ, तो वो और बढ़ गया। ठीक है, This was the beginning of US hegemony at the international scene। ये क्या था? This was the beginning of the US hegemony। hegemony हो गया supremacy, dominance। US dominance, US hegemony, US supremacy at the international scene। However, the US did not behave like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later that the world was facing US hegemony। लेकिन यूएस ने इस चीज़ का इजहार शुरू से ही नहीं किया या इसका ऐलान नहीं किया कि नहीं भाई अब हमारे साथ कोई नहीं टकरा सकता है, अब हम सबसे डोमिनेंट पावर है, सुप्रीम पावर है। ऐसा ऐलान नहीं किया, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो इंसिडेंट्स बाद में होते गए,
उनसे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो वर्ल्ड है वो फेस कर रही है यूएस हेजिमनी, या जो इंटरनेशनल सिस्टम जो चल रहा है वो यूएस हेजिमनिक इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, यूएस डोमिनेंट इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे क्लियर हुआ? राइट फ्रॉम 1990, इन अगस्त 1990, अगस्त 1990 में इराक इन्वेडेड कुवैत एंड एनेक्सेड इट। इराक ने क्या किया? इराक के साथ छोटी सी एक छोटा सा मुल्क था, छोटी सी स्टेट थी, स्टेट पॉलिटिकल स्टेट यानी मुल्क है ना, इंडिपेंडेंट कंट्री, छोटी सी कंट्री है, आज भी है। तो कुवैत, उसको उसने क्या किया? कुवैत पर कब्जा कर लिया और उसको अपने मुल्क में शामिल कर लिया। ठीक है, A series of diplomatic attempts failed to convince Iraq to liberate Kuwait and to quit the aggression. बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स हुए, बहुत सारी कोशिशें हुई सियासी तौर पर, डिप्लोमेसी के तौर पर कि भाई इराक ने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनी फ़ौज वापस बुलानी चाहिए, और कुवैत आज़ाद मुल्क है, उसको आज़ाद छोड़ना चाहिए, उसके साथ जो उसने गलत नाइंसाफ़ी और एग्रेशन किया है उस एग्रेशन को ख़त्म करना चाहिए ताकि जो कुवैत है वो लिबरेट हो जाए, वो आज़ाद हो रहा। लेकिन ये सारा क्या हुआ? फेल हो गया। इराक का सदर उस वक़्त सद्दाम हुसैन था, उसने एक भी नहीं मानी। आफ्टर दैट द यूएन मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। इसके बाद क्या किया? एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक करारदाद पास हुई यूएनओ में। यूएनओ ने क्या किया? मैंडेट दिया उस वर्ल्ड या इसको सिक्योरिटी काउंसिल को और जनरल असेंबली को अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ यूएनओ। तो क्या हुआ कि यूएन मैंडेटेड लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स, कि अब क्या किया जाए? ताकत के ज़रिए से कुवैत को आज़ाद कराया जाए। क्या किया जाए? कुवैत को आज़ाद कराया जाए। ये यूएनओ में करारदाद पास हुई क्योंकि डिप्लोमेटिक जो अटेम्प्ट्स थे वो फेल हो गए। ठीक है, फॉर द यूएन दिस वाज अ ड्रामेटिक डिसीजन आफ्टर years ऑफ डेडलॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब यूएनओ के लिए ये डिसीजन जो था ये ईज़िली पास हो गया, बिल्कुल सब मुल्कों ने इस चीज़ की हमायत की, और किसी जो वीटो पावर थे उन्होंने इसको वीटो नहीं किया, और जो दूसरे पावर थे किसी ने इसके ख़िलाफ़ मतलब ये नहीं कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मुल्कों ने, पूरी दुनिया के मुल्कों ने ये कहा कि हाँ इराक़ को वहाँ से निकलना चाहिए, और अगर इराक़ नहीं निकलता है तो उसके ख़िलाफ़ फोर्स इस्तेमाल करके, फ़ौजी चढ़ाई करके, फ़ौजी हमला करके इराक़ पर कुवैत को आज़ाद कराना होगा। तो ये डिसीजन जो था यूएनओ में बहुत सालों के बाद, मान लो आप 45 सालों के बाद यूएनओ में ये डिसीजन जो यूनानिमसली लिया गया, सब ने मिल कर लिया, और किसी ने वीटो नहीं किया, किसी ने इसको क्विट नहीं किया, किसी ने कुछ और नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि एक नई चेंज आ गई। ठीक है ना, डेडलॉक होता था ड्यूरिंग कोल्ड वार, हर इश्यू पर डेडलॉक होता था। सीधे साधे इश्यू जो होते थे जिनकी हिमायत करनी चाहिए थी एक पावर को दूसरे के साथ, लेकिन वो नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे सुपर पावर ने उसको इंट्रोड्यूस किया होता था, या दूसरे सुपर पावर को उसमें फ़ायदा होता था, इसलिए जो एक सुपर पावर उसकी हिमायत करता था तो दूसरा उसको वीटो कर देता था। ठीक है, जैसे अभी परसों इसराइल के बारे में वहाँ पर करारदाद पेश की गई तो यूएसए ने उसको वीटो कर दिया और उसको पास नहीं होने दिया। ठीक है, द यूएस प्रेसिडेंट उस वक़्त जो था GHW बुश, ये जो पहला ये नया जो बुश था इसका बाप था, वो बुश सीनियर उसको कहते थे। तो उसने इस इवेंट को, इस डिसीजन मेकिंग इन द यूएन को क्या किया? डिस्क्राइब किया एज द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
that is US hegemony. The subsequent incidents proved it. उसके बाद जो बहुत सा उसने ये तो इसको कहा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है सामने आ गया, जिसमें यूएनओ ने बड़ी आसानी से डिसीजन लिया और यूएस की लीडरशिप ने, यूएस ने जो कुछ कहा पूरी दुनिया ने वो चीज़ मान ली। तो उसके बाद इसी चीज़ को उसने क्या कहा कि अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए और आज तक हो रहे जो जिसकी वजह से ये बात प्रूव हो गई कि वर्ल्ड इज़ फेसिंग a new world order. World is facing a new world order and US hegemony at an international level.